चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में, क्योंकि आज कोई एडिटोरियल नहीं रहता है, इसलिए आज हम ज़्यादातर साइंस के ऊपर फोकस करते हैं। पहली जो न्यूज़ हम देखेंगे साइंस की वो फंगी से रिलेटेड है। फंगी जिसको हम हिंदी में कवक बोलते हैं, इससे संबंधित एक न्यूज़ आई है। मेडिसिनल फंगी में बी सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग नवल ड्रग्स। इसमें बताया जा रहा है जो मेडिसिनल फंगी होती हैं इनका उपयोग हम कर सकते हैं कुछ नए ड्रग की खोज के लिए। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फंगी का कवक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कवक से संबंधित आज जानकारी हम देख रहे हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब ऐसा साइंस जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। पियर एंटोनियो मिसेली को हम कहते हैं माइकोलॉजी का जनक, फादर ऑफ माइकोलॉजी। और एक और नाम है डी बेरी, इनको हम बोलते हैं आधुनिक माइकोलॉजी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? बटलर को। तो तीन नाम याद रखना है, माइकोलॉजी का जनक पियर एंटोनियो मिसेली और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी, और भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? बटलर को बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम देखने वाले हैं फंगस के। हैबिटाट यदि हम बात करें तो ये सब जगह पाए जाते हैं, आपको पानी में, हवा में, मिट्टी में, जंतुओं में, पौधों में। और माना जाता है कि ये प्रायः स्थलीय होते हैं। ये वार्म और ह्यूमिड स्थानों में ज़्यादा अपनी ग्रोथ करते हैं। पोषण की यदि हम बात करें तो ये विषमपोषी होते हैं, जिसमें मृतपोषी, परजीवी और सहजीवी सम्मिलित हैं। मतलब कि इनको यदि भोजन चाहिए तो ये दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, सहजीवी रहेंगे, परजीवी रहेंगे और मृतपोषी, तीन कैटेगरी में ये आते हैं। वृक्ष की छाल, गोबर, काष्ठ, जली हुई लकड़ी, इसके अलावा किरेटिनीकृत पदार्थ, एग्जाम्पल के तौर पर बाल और सींग में वृद्धि का काम करते हैं। उगने के आधार पर निम्न टर्म्स काम में लेते हैं। पहला है क्या? कॉर्टिकोलस, कोप्रीफिलस, एपीजाइलिक, जाइलोफिलस, कोरेटिनोफिलस। तो जो कॉर्टिकोलस है, छाल पर उगने वाले कवक रहते हैं। छाल मतलब जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बार्क। इसके अलावा कुछ गाय के गोबर में भी रहते हैं, काऊ डंग पर, ठीक है, उनको भी हम फंगस बोलते हैं। कुछ कुछ लकड़ियों पर भी उगते हैं, कुछ जली हुई लकड़ी पर उगते हैं जिसको हम जाइलोफिलस कहते हैं। बाल और सींगों पर जो फंगस उग कर आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं कीरेटिनोफिलस। अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। तो न्यूज़ जो आई है इसमें बताया जाता है कि जो मेडिकल वाली फंगी होती हैं, कवक होती हैं, ये काफ़ी सुटेबल मानी जाती हैं यदि हमें किसी भी प्रकार के ड्रग को, नए ड्रग्स की खोज करना है, नई गोली दवाई की खोज करना है। तो एक एनालिटिकल स्टडी करी गई थी मेडिकल फंगी को लेकर के। रिसर्चर इसमें शामिल थे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई के, IMSC चेन्नई के वैज्ञानिक लोगों ने एक रिसर्च किया है। इसमें ये पता चला है कि कुछ केमिकल्स ये कवक रिलीज़ करते हैं। सिक्रेट मतलब कुछ लिक्विड ये प्रोड्यूस करते हैं, मे फाइंड यूज एज नोवल ड्रग्स। इसका यदि हम पता लगा लेते हैं तो इसके प्रयोग के माध्यम से हम नए नए ड्रग्स का पता लगा सकते हैं। इन वैज्ञानिकों ने कुछ डाटाबेस का यूज़ किया था, MEFSAT, मेडिकल फंगी सेकेंडरी मेटाबोलिटीज एंड थेरापुटिक्स, शॉर्टकट में MEFSAT इन्होंने कहा था, जिसमें शामिल है कुछ इन्फॉर्मेशन 184 मेडिकल फंगी की, इसमें इंक्लूड है मशरूम भी, ठीक है। तो यहाँ पर MEFSAT का यूज़ किया गया है। तो ये जो वर्ड लिखाना है यहाँ पर, इसी का ये शॉर्टकट दिया गया, मेडिकल फंगी सेकेंडरी मेटाबोलिटिक्स एंड थेरापुटिक्स। बताया जा रहा है कि इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है 184
184 कवकों का अध्ययन किया गया था और उनसे जो लिक्विड निकल रहा है, ठीक है, क्या इनसे हम कोई नया ड्रग खोज सकते हैं, इस बारे में इनका अध्ययन किया गया था, इनकी लिस्ट तैयार करी गई थी। वैज्ञानिक लोगों ने एनालाइज किया है कुछ स्ट्रक्चर का, इसमें शामिल है 1830 सेकेंडरी मेटाबोलिटाइज ऑफ मेडिकल फंगी, ठीक है। तो जो मेडिसिनल फंगी होते हैं, इनके जो सेकेंडरी मेटाबोलिटाइज हैं, उनके 1830 स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया गया है। फिटनेस बूस्टर के तौर पर कैसे यूज़ किया जाएगा सेकेंडरी मेटाबोलिटाइज, ये आखिर क्या है? ये एक प्रकार से रासायनिक कंपाउंड माना जाता है जिसको फंगी प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड। जब भी ये स्ट्रेस में रहते हैं उस दौरान ये केमिकल कंपाउंड को रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेकेंडरी मेटाबोलाइटाइज। दे इनहेंस द फंगस एबिलिटी टू सर्वाइव। यदि ये ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब ये है फंगस या फिर कवक अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद आ जाता है कॉर्डिसेपिन, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, प्रोड्यूस किया जाता है कॉर्डिसेप्स स्पीसीज ऑफ फंगस के द्वारा। फंगस की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं कॉर्डिसेप्स, ये इसको पैदा करता है। इज़ नॉन टू हैव एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ के तौर पर। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो गया है, फोड़ा हो गया है, उसको ठीक करना है तो हम इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि न केवल कॉर्डिसेपिन सामान्य तौर पर बल्कि कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइटाइज हैं आर नॉन टू बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन इन टर्म ऑफ बोथ थेरेपी एंड हेल्थ। तो ना केवल कॉर्डिसेपिन अकेला हमारे लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ऐसे कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइटाइज हैं जो कि बेनिफिशियल माने जा रहे हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है, चाहे वो थेरेपी के माध्यम से हो चाहे वो हेल्थ के लिए हो। अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्स स्ट्रक्चर की, ठीक है। जब अध्ययन किया गया था तो वैज्ञानिक जिसको गाइड किया गया था किसके द्वारा, अरिजीत सामाल, ये हैं IMSC के। उनका कहना है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइटाइज हैं ये स्ट्रक्चर के तौर पर काफ़ी संबंध रखते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग्स से। मतलब जैसे कि एक ड्रग का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ट्यूमर के लिए आज के टाइम में, और दूसरा यदि हमने कोई कवक खोज कर निकाला है जिसका उपयोग भी हम ट्यूमर में कर सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि ये दोनों का काफ़ी दूर का संबंध माना जाता है। अब यदि हम इसके ढांचे की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, काफ़ी डिफरेंट माना जाता है फ्रॉम द नॉन ड्रग्स। आज के टाइम में जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं इनका ढांचा इनसे काफ़ी अलग माना जाता है। लगभग 94% जो केमिकल स्ट्रक्चर है आइडेंटिफाई किया गया है किसमें, सेकेंडरी मेटाबोलाइटाइज ऑफ मेडिकल फंगी में, वर नॉट प्रेजेंट इन द अप्रूव्ड ड्रग्स। इतना परसेंट हिस्सा बताया जा रहा है कि आज के टाइम में जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें पाया नहीं गया है। एज फॉर द कंप्लीट केमिकल स्ट्रक्चर द सेकेंडरी मेटाबोलाइटिस वर क्वाइट डिसिमिलर टू द अप्रूव्ड ड्रग्स। तो आप ये कह सकते हो कि ये आज के टाइम में जो हम ड्रग्स को अप्रूवल दे रहे हैं उनसे भिन्न है। तो केवल ये हमें ये नहीं कहता है कि देयर आर मेटाबोलाइटाइज इन फंगी दैट कैन बी यूज्ड एज ड्रग्स। हम ये बस नहीं कह रहे हैं कि हम इनका यूज़ करेंगे दवाई के तौर पर। फिर भी ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइटाइज है मेडिकल फंगी का, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है जो कि इम्पोर्टेंट मानी जाती है ड्रग लाइकिनेस सिमिलर टू अप्रूव्ड ड्रग्स, ठीक है। आगे बताया जा रहा है बाहर से दिखाई देने में इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, ढांचे की बात करें, तो वो तो थोड़ा सा अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ड्रग से मेल खाती है। अब
मेडिसिन में हम किन किन का यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर के बताया जाता है। एक है मेडिसिनल फंगी, ये बिलोंग करते हैं दो टैक्सोनॉमिक डिवीज़न जिनका नाम रखा गया है बेसिडियो माइकोटा और एस्कोमाइकोटा। तो मेडिसिनल फंगी दो डिवीज़न से रिलेट करते हैं जिसका नाम है बेसिडियो माइकोटा और एस्कोमाइकोटा। अब बात करें यदि हम मशरूम की, तो ये मशरूम रिलेट करते हैं बेसिडियो माइकोटा डिवीज़न से, ठीक है। और एक एग्जाम्पल माना जाता है एग्रिकस पिस्पोरस का, द बटन मशरूम विच कैन बी कंज्यूम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बटन मशरूम की जिसको आप खाते हो। फंगी बिलोंगिंग करता है एस्कोमाइकोटा डिवीजन से, आर जनरली नॉट मशरूम्स, ठीक है। और तो नॉर्मली इसको आप मशरूम नहीं बोल सकते हैं। तो साइंस की ये पहली खबर थी हमारी। इसके बाद हम सेकंड वाली जो न्यूज़ देखेंगे साइंस की, वो आई है जापान से, ठीक है। जापान के ऊपर में आरोप ये लगाया जा रहा था कि जापान उतनी तेज़ी से वैक्सीन को डेवलप नहीं कर पाया है। इसी के चक्कर में जापान क्या काम कर दिया है, $2 बिलियन, ठीक है, $2 बिलियन रुपया अब जापान इन्वेस्ट करने वाला है कहाँ पर, पेंडेमिक से लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम देखने वाले हैं। After recognizing that Japan was slow to develop vaccine for COVID-19, ठीक है। ज़्यादातर आरोप इसके ऊपर ये लगाए जा रहे थे कि जापान इतना आगे बढ़ चुका, उसके बावजूद भी जापान ने वैक्सीन को तेज़ी के साथ में डेवलप नहीं किया था। आज के टाइम में यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रतिज्ञा करी है कि हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं $2 बिलियन की राशि वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव में, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारी जो कंट्री है वो रिस्पॉन्ड कर सके बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले एपिडेमिक्स में। तो यहाँ पर जो एक वर्ड आया है एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स के बारे में हम देख लेते हैं जानकारी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे एपिडेमिक और पैंडेमिक को। तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ये बताता है कि जो एपिडेमिक होता है वो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ है डिजीज़ केसेस में, ठीक है। यदि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में अनएक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे, इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है डिसीज़ के केसेस में, तो उनको हम कहते हैं एपिडेमिक। येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इसके अलावा पोलियो हो गया, ये प्राइम एग्जाम्पल माने जाते हैं एपिडेमिक्स के, ठीक है। और ये जो मीजल्स है, मीजल्स मतलब होता है खसरा। एन एपिडेमिक डिजीज डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी कॉन्टेजियस, ठीक है। बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एपिडेमिक हैं वो संक्रामक ही रहेंगे। वेस्ट नील फीवर और जो रैपिड इंक्रीज हो रहा था ओबेसिटी, मतलब मोटापा के रेट में, इसको भी हम कंसिडर करते हैं एज ए एपिडेमिक। एपिडेमिक कैन रिफर टू ए डिजीज़ और अदर स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। इसमें न केवल रोग आ रहे हैं, इसके साथ साथ में कुछ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर भी आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्मोकिंग विथ रेट्स दैट आर क्लियरली अबव द एक्सपेक्टेड ऑकरेंस इन द कम्युनिटी और रीजन। इस कम्युनिटी में हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा केसेस आने लग गए, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। वहीं यदि हम पेंडेमिक की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है पेंडेमिक को जब किसी भी डिजीज़ की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। एक्सपोनेंशियल हो जाती है, इसका मतलब होता है घातांक में बढ़ने लग जाती, जैसे 2 गुना, 10 गुना, 5 गुना। इसका मतलब ये हो गया जो ग्रोथ रेट है वो एकदम हवाई जहाज़ की हिसाब से बढ़ने लग गई है। एंड ईच डे केसेस ग्रो मोर देन डे प्रायर। आज जो केस आए हैं, आज से ज़्यादा कल केसेस आने वाले हैं। इन बीइंग डिक्लेयर्ड ए पेंडेमिक, द वायरस हैज़ नथिंग टू डू विथ वायरोलॉजी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी
or disease severity. It means a virus covers a wide area affecting several countries and population. इसके अलावा एक वर्ड और है एंडेमिक, ठीक है। तो यदि किसी डिसीज़ का आउटब्रेक हो रहा है हम उसको एंडेमिक कहते हैं व्हेन इज कॉन्सिस्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड टू ए पार्टिकुलर रीजन। कंटिन्यू बढ़ तो रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादा फैल रहा है। जैसे कि आज के टाइम में जानवरों में जो गांठदार रोग आया है, ठीक है, वो भी वायरस के चलते चलते फैला है। यदि पार्टिकुलरली वो राजस्थान से बाहर नहीं फैल रहा है तो हम उसको एंडेमिक की कैटेगरी में डालते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये जो डिसीज़ का स्प्रीड है और इसका जो रेट है, दर है, ये प्रिडिक्टेबल रहता है। मलेरिया फॉर एग्जांपल के तौर पर बताया जा रहा है, इसको हम कंसिडर करते हैं एंडेमिक इन सर्टेन कंट्रीज एंड रीजन में। कुछ कुछ देश में इसको हम एंडेमिक कहते हैं, कुछ कुछ रीजन में भी इसको हम एंडेमिक मानते हैं। तो जापान ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा करी है, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक सेंटर फॉर बायोमेडिकल एडवांस वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेस। पूरा इतना लंबा जो वाक्य है इसका ये शॉर्टकट बन गया है SCARDA। ये इन्वेस्ट करेगा वैक्सीन रिसर्च में। 8 रोगों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है जिसमें जीका वायरस, कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स शामिल है। यूजिंग ए रेंज ऑफ वैक्सीन डिलीवरी ऑप्शन सच एज mRNA टेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके हम वैक्सीन को डेवलप करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद हीट वेव को लेकर के यहाँ पर बात करी जाती है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हीट वेव इन चाइना हाईलाइट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। चाइना में जो हीट वेव आ रही है वो बताती है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट चालू हो गया है। चाइना के कई सारे रीजन ऐसे हैं आर जस्ट इमर्जिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम हीट वेव, जो कि एक्सट्रीम हीट वेव को प्रदर्शित कर रहे हैं। दैट वाज फॉलोड बाय ए सीवियर ड्रॉट एंड आउट ऑफ सीजन वाइल्ड फायर। जंगल में आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है और हीट वेव चल रही है। सम 360 मिलियन पीपुल एक्सपीरियंस टेम्परेचर एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 360 मिलियन से भी कुछ ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फील कर रहे हैं 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर को। कुछ कुछ पॉइंट हैं। ये 2 महीना लंबा जो हीट वेव चला था उसी दौरान की ये टेम्परेचर की बात करी जाती है। यांगत्जे रिवर बेसिन विच इज़ होम टू नियरली 1/3 ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन। यांगत्जे रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं जहाँ पर चाइना की 1/3 जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। रिसीव्ड अप टू 80% लेस रेन देन 30 ईयर्स एवरेज फॉर दैट पीरियड। पिछले 30 साल में यहाँ पर बताया जा रहा है जितनी वर्षा हुई थी उसका 80% कम। मान के चल लीजिए पहले 100 mm वर्षा यहाँ पर हो रही थी तो वो 20% mm ही बारिश यहाँ पर हुई है। द सीवियरिटी ऑफ दिस इवेंट शोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज बिकमिंग ए टू स्टडी सेवरल एक्सट्रीम वेदर इवेंट टुगेदर। तो ये सब बातें हमें हाईलाइट कर रही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम कई सारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं इनको एक साथ में लेकर के हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। अब देख लीजिए मार्स में जो हमने एक रोवर भेजे थे, ये देख लीजिए आप, ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, रोवर। इसने पता लगाया है सेडिमेंट्री रॉक्स का अंडर प्लैनेट सरफेस। तो जो मार्स की सरफेस है ना, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक का इसने पता लगाया है। अवसादी जिसको चट्टाने बोलते हैं। चाइना का झूरोंग रोवर, ये रोवर किसका है? ये चाइना का है। हैज़ peered अंडर द सरफेस ऑफ मार्स एंड हैज़ फाउंड एविडेंस ऑफ 2 ह्यूज फ्लड्स दैट शेप्ड द लैंडस्केप। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले पिछले कभी टाइम में फ्लड्स आया था जिसके चलते चलते इस प्रकार का लैंडस्केप हमको दिखाई दे रहा है।
सिंस मे लास्ट ईयर झुरोंग हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग यूटोपिया प्लेनिसिया इन मार्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मार्स का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें इसको भेजा गया है और पता लगा रहा है। इमेजेस फ्रॉम द रोवर्स ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार फाउंड लेयर्ड पैटर्न अंडर द सरफेस। इसने जब ड्रिलिंग किया तो इससे ये पता चला कि इसकी जो सरफेस है वो लेयर बाय लेयर है, विच आर मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कैरिड इन बाई टू मेजर फ्लड्स अराउंड 1.6 बिलियन ईयर्स एगो। और ये जो घटना घटित हुई थी बताया जा रहा है लगभग 1.6 बिलियन ईयर्स एगो की ये बात है। फ्लड्स के चलते चलते इस प्रकार की संरचनाएं हमको देखने को मिली हैं। साइंस का एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा गया है इंडिया के ऊपर की कि इंडिया कैसे करके रिड्यूस कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को। इसको हम देखेंगे। ये देख लीजिए, ये जो पिक्चर बताया गया है ना, ये बता रही है कि अभी जो गेहूं की फसल प्रभावित हुई थी पंजाब में, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते टेम्परेचर एकदम से जब बढ़ा था तो फसलें तेज़ी के साथ में पक गई, एकदम बहुत जल्दी पक गई। मतलब उसके पकने के लिए जो टाइम उसको मिलना चाहिए था और जो धूप मिलना चाहिए था वो सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाए। इसके चलते चलते फसल जल्दी पक गई और इससे फिर उत्पादन हमारा प्रभावित हो गया था। तो अमेरिका की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, शॉर्टकट में कहें तो ईपीए ने पॉइंट आउट किया है कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, जब से औद्योगिक क्रांति आई है जो कि चालू हुई थी लगभग 1800 ईस्वी में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ईंधन जलाया है। आज के टाइम में भी हम वाहनों में ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं और भी जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, फास्फोरस, ओजोन इनटू एटमॉस्फेयर, चेंजिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। और इसी के चलते चलते पृथ्वी की जो जलवायु है वो बदल रही है। अब हम बात करते हैं जो इंक्रीज़ हो रहा है वो अलार्म बजा रहा है हमें कि हमें अब सतर्क होने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल रहा था वो इंक्रीज़ हो गया है 40%। पहले 280 ppm हुआ करता था 18वीं जब सेंचुरी चल रही थी उस टाइम में। ठीक है, आज के टाइम में बढ़कर के 414 ppm हो गया है 2020 में। और जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल है ना वो ओवर हो गया है 200 ईयर में। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इन 200 सालों में। बताया जा रहा है इंडिया के पास 170 मिलियन पीपल रह रहे थे कब? 1800 ईस्वी में, विच हैज़ राइजन टू 1.4 बिलियन पीपल टुडे। और आज के टाइम में 1.4 बिलियन पीपल यहाँ पर रह रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है स्टार्टेड हुआ था ओनली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स एगो। ठीक है, तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद से ही हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ था। अब इसके चलते चलते हमें मदद तो मिली थी कि हम रिडक्शन कर पाए थे गरीबी को। इट हैज़ आल्सो लीड टू राइज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउसेस गैसेस। जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियाँ तेज होते गई वैसे वैसे हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने लगा। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमारे यहाँ पर बढ़ने लगी थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्टकट में हम FAO बोलते हैं, ये बताता है कि वी हैव ए रूरल पॉपुलेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द कंट्री। हमारे पास में रूरल पॉपुलेशन है जो कि देश का 70% हिस्सा है। एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, और ये मेनली लगे हुए हैं खेती किसानी के काम में। और इसी के चलते चलते हमें टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन मिल रहा है 275 मिलियन टन का। इंडिया माना जाता है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट का।
It thus become important that India reduce its carbon footprint more in its farming sector. इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम कार्बन फुटप्रिंट का यूज़ कर रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी 70% जो जनसंख्या है वो रूरल है, ठीक है, और जो रूरल वाले एरिया है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हमारा फसलों का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाए। अब देखिए आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि कुछ कुछ फार्मर तो ऐसे हैं जो कि प्रशंसनीय मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स, ठीक है, बाय यूजिंग सोलर पैनल्स इन देयर फील्ड। वो अपने खेतों में सोलर पैनल लगा रहे हैं सो दैट दे कैन अवॉइड डीजल फॉर ग्राउंड वाटर पम्प। इससे आप क्या है, जो डीजल वाले पंप का इस्तेमाल करके पानी निकालते हो ज़मीन से, उसकी जगह में आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करिए। तो एक जर्नलिस्ट हैं सीबू अरासू बंगलुरु से, उनका कहना है क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर यदि आप कर रहे हो इससे आपको नई इनकम मिलने वाली है और ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको रहेगी, आपके रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले। एक पत्रिका है कार्बन मैनेजमेंट दैट इंडियाज़ कार्बन इमिशन को ड्रॉप बाई 45 से लेकर के 62 मिलियन टन एनुअली। इनका यदि हम यूज़ करते हैं तो इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो बताया जा रहा है 45 से लेकर के 62 मिलियन टन सालाना कम हो सकता है। सरकार इसके अलावा कुछ प्रोफेशनलों का ग्रुप इन्होंने हेल्प किया है गांव के फार्मरों को कि आप जो है सोलर पैनल लगाइए, इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। अब कुछ भारतीय किसान ऐसे हैं न केवल ग्रो कर रहे हैं राइस और व्हीट को, इसके साथ साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड ग्रेन को भी एज वेल एज, मतलब कि गेहूं और चावल के अलावा भी अन्य फसलों की खेती आज के टाइम में होने लगी है। दे ग्रू अबाउट 121 मिलियन टन ऑफ राइस एंड 100 मिलियन टन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग 2020-21 में चावल का उत्पादन 121 मिलियन टन हुआ और गेहूं का उत्पादन हुआ था 109 मिलियन टन। इसके अलावा इन्होंने प्रोड्यूस किया था कुछ और भी फूड ग्रेन्स जैसे कि मिलेट मतलब बाजरा, कसावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो बताया जा रहा है लगभग ये उत्पादन करते हैं 12 मिलियन टन ऑफ मिलेट्स का, जिसको हम मोटे अनाज बोलते हैं, सालाना। लाइकवाइज द अमाउंट ऑफ मेज प्रोड्यूस पर ईयर इज अबाउट 28 मिलियन टन। वही मक्का की यदि हम बात करें तो इसका उत्पादन हो रहा है 28 मिलियन टन। इट मे आल्सो बी एडेड दैट मिलेट हैव मोर प्रोटीन्स। अब एक बात यह है कि ये जो मोटे अनाज रहते हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, 7.3 एम पर 100 ग्राम। और फैट की यदि हम बात करें तो 1.7 ग्राम पर 100 ग्राम। और फाइबर की बात करें हम तो 4.22 ग्राम पर 100 ग्राम यदि ग्रेन यदि ले रहे हैं। राइस में 2.7 ग्राम रहता है। वहीं यदि हम बात करें फैट की 0.3 ग्राम, फैट रहता 0.3 ग्राम। और फाइबर की यदि हम बात करें तो 0.4 ग्राम रहता है। चावल की अदर फसलों का भी यहाँ पर बताया जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें तो हमें अपने खाने में गेहूं चावल के अलावा मिलेट को भी शामिल करना पड़ेगा। एंड व्हीट इज़ सुपीरियर टू राइस एज इट हैज़ मोर प्रोटीन। और चावल की अपेक्षा आपको रोटी ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन के मामले में कहीं बेहतर है। देख लीजिए 13.2 ग्राम प्रोटीन रहता है इसमें, मतलब कि आप देख रहे हो ऊपर जितने भी मिलेट हम देखे हैं उससे कहीं ज़्यादा गेहूं में प्रोटीन है। फैट देखें तो 2.5 ग्राम है, फाइबर देखें तो 10 ग्राम है। एक कॉमन गोल को लेकर की बात करी जाती है। देखिए इंडिया हैज़ अबाउट 20 से लेकर के 39% वेजिटेरियन एंड 70% ऑफ पॉपुलेशन ईट मीट। तो 20 से 40% लोग ऐसे हैं जो कि शाकाहारी हैं और 70% जो जनसंख्या है भारत की वो मांस खाती है। मेनली हम बात करें चिकन, मटन, फिश। India with its many rivers has a vast coastline which is rich in fishes।
हमारे पास बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, हमारे पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन है जहाँ पर हम मछली पकड़ सकते हैं। एंड फिशेस हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। इसलिए हमें मछली खाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी, कार्बन का फुटप्रिंट भी हमारा कम होने वाला, क्योंकि इसका प्रोडक्शन हमें करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो नेचुरली तौर से इनको पकड़ेंगे और इनको खाने का काम करेंगे। Thus, with farmers, meat sellers and fishermen, each contributing to India in reducing our carbon footprint, we can hope to be an exemplary nation for EPA। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बिजनेस वाले पेज पर। बिजनेस वाले पेज से हम देखने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। CMIE आई का कहना है कि सितंबर के महीने में बेरोजगारी में गिरावट आई है। ये गिरकर के 6.43% हो गई है सितंबर के महीने में। तो NCERT से हम बेरोजगारी के संबंध में कुछ जानकारी देखने वाले हैं। बेरोजगार जब कोई सक्षम व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को इच्छुक है, आज के टाइम में जो रेट चल रहा है उसमें मैं काम करने की मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे यदि काम नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। और बेरोजगारी क्या है? जब किसी सक्षम व्यक्तियों को जो काम करने की इच्छुक हैं और उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। मतलब बेरोजगारी एक अवस्था है, जब ये बहुत से लोगों के लिए बनी रहती है तो कहते हैं कि बेरोजगारी है। एक आदमी को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ यदि ऐसा हो रहा है तो उसको बेरोजगारी बोला गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी कई प्रकार के टाइप्स में बांटा गया है। एक होती है ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरी है शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण में भी आदर्श या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और एक होती है मौसमी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी होती है। ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें, जिसको आदर्श या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कह रहे हैं, तो ये वो अवस्था है जब किसी काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे रहते हैं। जैसे कि गांव में क्या होता है, एक किसान है, उसके पास 3 एकड़ ज़मीन है, उसके परिवार में 5-6 सदस्य हैं, तो वो सारे के सारे लोगों को खेत ले जाता है और सबको काम में लगा देता है, जबकि ज़रूरत केवल 1 से 2 लोगों की ही है, लेकिन वहाँ 2-3 आदमी एक्स्ट्रा चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। यदि कुछ श्रमिकों को हम हटा लेते तो कुल उत्पादन में कोई कमी ही नहीं रहती। इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य या फिर नगण्य होती है, ये कोई काम के ही नहीं। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? कृषि पर आश्रित श्रमिकों की बड़ी संख्या, कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंड हो गए हैं। गाँव में खेती के अलावा कोई और रोजगार है ही नहीं। तीसरे नंबर की बात यह है, व्यावसायिक कृषि हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि। अब आप खुद सोच लीजिए, 3 एकड़ का खेत है, अब उसमें आप कोई व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं क्या? ऐसी कृषि जिसमें आपको मुनाफा हो, आप खुद के लिए खाने के लिए लगा रहे हैं, इसके अलावा आप बेच भी सकें, ऐसा नहीं होता। इसलिए जीवन निर्वाह कृषि हम कर रहे हैं, इसी के चलते चलते प्रच्छन्न बेरोजगारी आई। फिर आ जाती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये है, कुछ टाइम तक हमें काम मिला, जैसे कि ये जो मिस्त्री लोग रहते हैं शहरों में, इसमें क्या होता है कि बारिश के टाइम में काम बंद हो जाता, बाकी सब महीने काम चलेगा, लेकिन बारिश के टाइम में जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं लोग, उनको गांव आना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। शादियों में काम करने वाले, बैंड बजाने वाले, ईंट भट्टे वाले, गन्ना पिराई करने वाले, ठीक है, तो ये सारे लोग किस में आ जाते हैं? मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत। इसके कुछ कारण बताए गए हैं। बहुत से लोगों का काम मौसमी होता है और पुश्तैनी होता है, जैसे कि पंडित, नाई, जिनको वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अन्य दूसरा काम करने का अनुभव नहीं है, इसके चलते चलते मौसमी बेरोजगारी है। शहरी की बात करें तो औद्योगिक बेरोजगारी, तो इनमें हम उन निरक्षर व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो उद्योग, खनिज, यातायात, व्यापार और निर्माण आदि कामों के करने के इच्छुक हैं। और बताया जाता है ये जो औद्योगिक बेरोजगारी रहती है ना, जनसंख्या बढ़ती है तो ये भी बढ़ती जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, देखिए
कोई शिक्षित व्यक्ति है, अन्य श्रमिकों से ज़्यादा कार्यकुशल भी है, तो भी उनको अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है और वे बेरोजगारी से ग्रसित हो गए, उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। इसके कुछ कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि देश में सामान्य शिक्षा बढ़ते जा रही है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, हमारी शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है जो कि रोज़गार को पैदा नहीं कर रही है, रोज़गार के अपर्याप्त सृजन हो रहे हैं, ये सब यहाँ पर रीज़न बताए जाते हैं। तो CMI का डाटा है कि उनका कहना है कि बेरोजगारी की जो दर है घट करके 6.43% हो गई है सितंबर के महीने में। ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू एन इंक्रीज इन लेबर पार्टिसिपेशन इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। बताया जा रहा है कि लोग काम धाम में लग गए हैं, रूरल में भी और अर्बन एरियाज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन होने लगा है। इसके चलते चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आई है। वहीं यदि हम देख लें कौन से महीने की, अगस्त के महीने की, तो यहाँ पर 8.3% रही थी। तो ईयर ऑन ईयर की वृद्धि हम देखे थे। एज ए एम्प्लॉयमेंट सिक्वेंसली फेल बाय 2 मिलियन टू 394.6 मिलियन, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, 394 मिलियन लोग ही जॉब में थे पहले, जबकि 2 मिलियन लोग हुआ करते थे। तो ऑलमोस्ट 8 मिलियन की इंक्रीज़ हुई है किसमें, लेबर पार्टिसिपेशन में। ये एक संकेत है कि इकोनॉमी